हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 12th क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वैद्युत विभव। आपका तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट की, जो आपका थर्ड चैप्टर है वो है आपका वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक बार फिर से बता दें, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र मैंने बताया था कि अगर कोई एक आवेश है, ये एक बिंदु आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, बिंदु आवेश बिंदु ओ पर रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा। अगर इसके क्षेत्र में हम किसी भी दूसरे आवेश को लाएंगे तो ये आवेश उस दूसरे आवेश पर वैद्युत बल लगाएगा। अगर वो समान होगा तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, अगर वो विपरीत होगा तो वो उससे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इसके चारों ओर के क्षेत्र को ही हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। अब बात आती थी कि इस आवेश के कारण किस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र है। तो उस वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि दो तरीके से वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करते हैं। पहला बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करके, दूसरा बताया था वैद्युत विभव ज्ञात करके। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके आपने पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ लिया था। उसके बाद में दूसरे चैप्टर में भी, गॉस की प्रमेय में भी, आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस आवेश के कारण कितनी होगी वो बहुत अच्छे से बता दिया था। अब इसके बाद में बात करते हैं वैद्युत विभव की। तो वास्तव में वैद्युत विभव क्या होता है उसकी बात कर लें। तो होता क्या है कि जैसे ये एक कोई आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश, बिंदु आवेश रखा है। जब प्लस क्यू बिंदु आवेश रखा होगा तो इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। जब इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा तो अब अगर हम किसी धन परीक्षण आवेश को यहाँ पर रख दें, जैसे यहाँ पर हमने रख दिया ये प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश। जब प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रख देंगे तो ये आवेश इस परीक्षण आवेश पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगाएगा। जब ये वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो इस प्रतिकर्षण बल के कारण ये इधर की ओर भागेगा, अर्थात ये कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। अब जब ये अनंत तक चला जाएगा तो जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है वो उधर की ओर लग रहा था। अब अगर यही परीक्षण आवेश अनंत पर रखा हो, अनंत पर, जब ये परीक्षण आवेश अनंत पर रखा होगा तो अब जब प्लस क्यू जब जीरो ये परीक्षण आवेश होगा और ये इस पर उधर की ओर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। लेकिन इस धन परीक्षण आवेश को हम क्या करें, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाएं। जब इस धन परीक्षण आवेश को इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे अनंत से इधर तक, तो प्रतिकर्षण बल उधर लग रहा है और हम इसे इधर लाएंगे तो हमको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा। तो जब इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से मान के चल रहे कि इस बिंदु तक ले आए, ये बिंदु ए है और ये बिंदु ओ पर रखा हुआ है, तो इसके प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में इस धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो को अनंत से बिंदु ए तक लाएंगे तो हमें वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा। तो मान के चल रहे कि जो प्लस क्यू जीरो परीक्षण आवेश को, प्लस क्यू जीरो परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में, बिंदु ए तक लाने में जो कृत कार्य है आपका वो आपका W है। W जूल कार्य करना पड़ता है क्यू जीरो परीक्षण आवेश को या क्यू नॉट परीक्षण आवेश को लाने में। तो अब एकांक परीक्षण आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में कृत कार्य कितना होगा, वो आपका हो जाएगा W/Q0। इसी को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो कितना आसान है। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, कितने को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा V = W/Q0।
या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जब अनंत से परीक्षण आवेश को, ये परीक्षण आवेश है प्लस Q0, अनंत से इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान अर्थात Q0 की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका वैद्युत विभव। अब बात करते हैं कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो जब हम V का मात्रक निकालेंगे तो V का मात्रक इज इक्वल क्या हो जाएगा, आपका W का मात्रक और अपॉन हो जाएगा Q0 का मात्रक। तो आपका जो W का मात्रक होता है वो आपका होता है जूल और Q0 का जो मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम। तो आपका ये मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम वोल्ट भी लिखते हैं। तो जो वैद्युत विभव का मात्रक होता है वो आपका होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब मैं बात करता हूँ इसके विमीय सूत्र की। तो अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें तो जो V की जो विमा होगी वो क्या हो जाएगी, W की विमा अर्थात कार्य की विमा। तो जो कार्य की विमा होती है वो होती है mL2T-2 अपॉन आवेश की विमा। तो आवेश की विमा होती है आपकी AT। तो ये हो जाएगी mL2T-3A-1। ये होती है आपकी वैद्युत विभव की विमा। तो अब ये तो हो गया। अब अगर हम बात करें कि 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट वैद्युत विभव। अगर हम जो W है एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु किसी भी बिंदु तक लाने में अगर 1 वोल्ट कार्य करना पड़ रहा हो तो V जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 वोल्ट। तो W का मान 1 जूल। एकांक आवेश को लाएंगे तो Q0 की या Q0 की जगह 1 हो जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या कौन सा वैद्युत विभव होता है। तो यदि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो आपका 1 वोल्ट कहलाता है। ये हो गया आपका वैद्युत विभव। अब बात करते हैं कि जो वैद्युत विभव है उस वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है। तो देखते हैं वास्तव में जो वैद्युत विभव है वो क्या प्रदर्शित करता है, इसकी बात करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो कोई द्रव होता है, द्रव में जैसे जल की ही बात कर लें, जो द्रव होता है या जल होता है वो क्या होता है कि वो हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। जल का प्रवाहित होना, जैसे हम ये कहें कि एक ये बर्तन है, ये कोई भी एक बर्तन है और एक ये बर्तन है, ये थोड़ा चौड़ा बर्तन है और ये थोड़ा सकरा बर्तन है। तो ये आपका ये चौड़ा बर्तन हो गया और ये सकरा बर्तन हो गया। इन दोनों में मान के चल रहे कि मैंने 5-5 लीटर जल भर दिया। जब 5-5 लीटर जल भर देंगे तो जो चौड़ा बर्तन है उसमें जो जल का तल होगा वो थोड़ा नीचे होगा और जो सकरा बर्तन होगा इसमें जो जल का तल होगा वो थोड़ा ऊपर होगा। दोनों में जल की समान मात्राएं भरी हुई हैं। अब हमने क्या किया, इन दोनों में छिद्र कर दिया और छिद्र करने के बाद हमने इसे एक पाइप से जोड़ दिया। जब इसे एक पाइप से जोड़ देंगे तो देखते हैं कि हमेशा जो जल होता है वो उच्च तल वाले बर्तन से निम्न तल वाले बर्तन में प्रवाहित होता है। तो ये इससे इसमें प्रवाहित होने लगता है और ये कब तक प्रवाहित होता है, जब तक कि दोनों में जल के तल वो समान ना हो जाएं। जब ये दोनों में जल के तल जो होते हैं वो समान हो जाते हैं तो अब जो जल का प्रवाहित होना, जल का बहना है वो रुक जाता है। तो वास्तव में जो जल का प्रवाहित होना है वो जल की मात्राओं पर निर्भर नहीं करता है कि किस बर्तन में कितनी मात्रा है, वो केवल और केवल जल के तलों पर निर्भर करता है।
इसी तरीके से जो ऊष्मा होती है वो भी हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। और कब तक प्रवाहित होती है? जब तक कि उन दोनों वस्तुओं के ताप समान ना हो जाएं। जैसे हम ये कहें कि एक ये वस्तु है A और एक ये वस्तु है B। अगर इसका जो ताप है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका जो ताप है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब अगर हम इन दोनों को संपर्क में रख दें या फिर किसी एक ऐसे चालक से जोड़ दें जिससे कि इससे उसमें ऊष्मा प्रवाहित हो सके पतले से, तो जब हम इन्हें संपर्क में रख देंगे या जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो जो ऊष्मा होगी वो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होगी। और कब तक प्रवाहित होगी? जब तक कि दोनों के ताप समान ना हो जाएं। जब दोनों के ताप अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएंगे तो दोनों का ये कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा? तो जो ऊष्मा होगी वो प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। तो जिस तरीके से जल हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है और जो ऊष्मा होती है हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ठीक उसी प्रकार ही क्या होता है? तो ठीक उसी प्रकार जो आपका आवेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। होता क्या है कि जैसे एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु A और एक ये वस्तु का क्या कहें कि ये चालक है, एक चालक A है और एक चालक B है। तो इस पर आवेश है, तो इस पर जो विभव का तल है वो इतना है, ये है, और इस पर जो विभव का तल इतना है। तो अब इस पर और इन दोनों पर विभव है, इस पर विभव का तल ऊंचा है और इस पर विभव का तल नीचा है। अब अगर हम क्या कर दें, इनको एक पतले चालक तार से जोड़ दें। जब इनको एक पतले चालक तार से जोड़ देंगे तो जो आवेश होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान ना हो जाएं। भले ही इन पर आवेश की मात्राएं भिन्न भिन्न रहें, परंतु जो विभव है वो कैसा होना चाहिए? वो समान होना चाहिए। तो होगा क्या? तो इससे जो आवेश होगा वो इसमें प्रवाहित होगा। कब तक? जब तक कि दोनों के तल बराबर ना हो जाएं। अब दोनों के तल बराबर हो गए तो अब आवेश का जो प्रवाहित होना वो रुक जाएगा। तो वास्तव में जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है? तो वैद्युत विभव वास्तव में यह प्रदर्शित करता है कि दो वस्तुओं में से किस वस्तु का विभव अधिक है या दो चालकों में से किस चालक का विभव ऊंचा है और किस चालक का विभव नीचा है। अगर दो चालकों के बीच विभवांतर होगा, विभवों में अंतर होगा, तो आवेश हमेशा एक से दूसरे में प्रवाहित होता है। और बता दें, जो धनावेश होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, जबकि ऋणावेश होता है वो हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। जैसे बता दें, होता क्या, अभी जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक प्लस क्यू आवेश है, ये बिंदु O पर स्थित है। तो जब हम एक ये ले रहे हैं बिंदु A और एक ये ले रहे हैं बिंदु B, इन दोनों की बात कर लें। जब धन परीक्षण आवेश Q0 को जब अनंत से लाएंगे तो अनंत से जब A तक लाएंगे तो हमें ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा B की तुलना में। तो अनंत से B तक लाएंगे तो हमें कुछ कम कार्य करना पड़ेगा, अनंत से A तक लाएंगे तो B तक लाने की तुलना में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु A का जो विभव होगा वो उच्च होगा और बिंदु A का जो विभव होगा वो निम्न होगा। अब देखो, अब अगर इधर पर हम धन परीक्षण आवेश छोड़ दें तो वो कहाँ जाएगा? तो वो इस धन के कारण ये धन परीक्षण आवेश उधर की ओर जाएगा, अर्थात A से कहाँ की ओर जाएगा? B की ओर। तो A का विभव कैसा है? उच्च, और B का विभव कैसा है? निम्न। तो धन आवेश जो होगा वो हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर प्रवाहित होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अगर इसी की जगह पर ऋण आवेश होता तो ऋण आवेश जब हम छोड़ते तो ये प्लस क्यू से क्या करता? अपनी ओर आकर्षित। तो क्या होता? तो ये B से A की ओर आता,
तो बी का विभव निम्न है, ए का विभव उच्च है। इसका मतलब जो ऋण आवेश होता है वो हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो ये होता है वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। अब बात करते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी को विभव के निर्देश के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो पृथ्वी को विभव का निर्देश माना जाता है, रेफरेंस माना जाता है। तो देखो कैसे, तो होता क्या है कि किसी भी बिंदु या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो अगर हम किसी एक बिंदु पर परम विभव की तुलना में कम अच्छा होता है, तो किसी भी बिंदु पर परम विभव ज्ञात करना ज़्यादा सही होता है। तो परम विभव कैसे ज्ञात करेंगे? परम विभव का मतलब होता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल, निरपेक्ष विभव कह दें। तो होता क्या है, निरपेक्ष विभव या परम विभव हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब किसी दूसरे बिंदु के विभव को शून्य माना जाए। दूसरे विभव की तुलना जब करेंगे और उस बिंदु का विभव कितना हो, शून्य, तब परम विभव निकाला जाता है। ठीक है। अब क्या होगा, तो होता क्या है कि जैसे कभी मैंने परिभाषा में माना, जैसे ये एक आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये बिंदु ओ पर स्थित है, तो होगा क्या, इसके पास जो होगा वो विभव ज़्यादा होगा। बताया था भी, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, आगे होगा सी, आगे होगा डी, ऐसे अनंत तक चले जाएंगे। जब अनंत तक चले जाएंगे तो क्या होगा, तो ए का विभव होगा उच्च होगा, उसके बाद इसका निम्न होगा, इसका निम्न होगा। तो जैसे ही आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे जो विभव होगा वो आपका निम्न होता चला जाएगा। तो अनंत पर जो विभव होता है वो कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो अनंत पर विभव को शून्य माना जाता है। इसका मतलब जो अनंत बिंदु है, अनंत बिंदु को निर्देश माना जाता है। तो निर्देश विभव के रूप में क्या अनंत को प्रयोग किया जाता है। तो जो अनंत है, अनंत को निर्देश के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, शून्य विभव के लिए। तो इसी तरीके से अभी तो यहाँ पर अनंत को माना है, तो अनंत की जगह हम किसी दूसरी भी वस्तु को या दूसरे बिंदु को भी निर्देश के रूप में ले सकते हैं, अर्थात दूसरे बिंदु को भी शून्य विभव के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो जो हमारा जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हम निर्देश विभव के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के जो विभव है उसे हम निर्देश के रूप में क्यों लेते हैं, पृथ्वी के विभव को शून्य कैसे मानते हैं। तो सुनो, अच्छा होता क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वो एक बहुत बड़ा शौचालक है। जब बहुत बड़ा शौचालक है तो होता क्या है कि अगर इस पृथ्वी से कुछ आवेश निकाल लिया जाए या कुछ आवेश दे दिया जाए तो इसकी वैद्युत दशाओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। होता क्या है, जिस प्रकार एक समुद्र है और समुद्र में अपार जल की मात्रा होती है, जब समुद्र में अपार जल की मात्रा होती है तो अब जो ऊंचाई मापी जाती है वो समुद्र तल से मापी जाती है। तो अगर गर्मी के समय में जल का वाष्पीकरण हो जाए तो जल का वाष्पीकरण होगा वो कुछ मात्रा का होगा, तो उसके, या फिर जो बरसात हो, बरसात के समय में कुछ बारिश हो जाए तो क्या समुद्र के तल पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। ठीक इसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी शौचालक है, बहुत बड़ा है। तो होता क्या है, इससे अगर कुछ आवेश दे दिया जाए या इससे कुछ आवेश ले लिया जाए तो इसकी वैद्युत दशाओं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो होता क्या है कि अगर कोई एक धनावेशित वस्तु है, जैसे हम ये कहें कि ये एक जो वस्तु है ये कैसी है आपकी, ये धनावेशित है। तो धनावेशित है, अगर इस वस्तु को हम पृथ्वी से जोड़ दें, जब हम इस वस्तु को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो होगा क्या कि ये जो समस्त जो धन आवेश है ये पृथ्वी में चला जाएगा। या फिर हम ये कहें कि जो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें आएंगे और पूरे के पूरे जो आवेश है वो उसे निरावेशित कर देंगे इस वस्तु को। तो ये इसका जो फिर विभव है, जब पृथ्वी से जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ने के बाद में इसका जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये सब आवेश समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक कोई ऋण आवेशित वस्तु है
और ऋण आवेशित वस्तु को अगर हम इसे पृथ्वी से जोड़ दें तो ऋण आवेशित वस्तु है, इसका मतलब क्या है, इस चालक में या इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इसके सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम पृथ्वी से जोड़ेंगे तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाएंगे, फिर भी जो इसका विभव होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो किसी भी चालक को अगर हम पृथ्वी से जोड़ दें तो उसका जो विभव होता है वो कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो उसका विभव अवश्य कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अतः जो पृथ्वी को जो निर्देश के रूप में, निर्देश विभव के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अब इसके बाद में बात करते हैं आपको वैद्युत विभवांतर की। तो वैद्युत विभवांतर क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, वैद्युत विभवांतर। तो विभवांतर का मतलब है विभवों में अंतर, विभव प्लस अंतर, तो ये हो जाएगा विभवांतर। तो होता क्या है कि जैसे अभी ये निकाला था, ये एक प्लस क्यू आवेश है, ये बिंदु O पर स्थित है, तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा अर्थात वैद्युत विभव होगा। तो अभी बताया कि जैसे ये बिंदु A है और ये एक बिंदु B है, तो और हम अनंत से धन परीक्षण आवेश को लाएंगे। जब अनंत से ये धन परीक्षण आवेश को लाएंगे तो अनंत से बिंदु B तक लाएंगे, फिर अनंत से बिंदु A तक लाएं, तो A तक लाने में बिंदु B की तुलना में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। मतलब A का जो विभव होगा, A का विभव वो उच्च होगा और B का जो विभव होगा VB वो निम्न होगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवों का अंतर है वही कहलाएगा विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, वास्तव में अगर बात करें तो किसके बराबर होगा कि जो प्लस Q0 परीक्षण आवेश है, इसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो करना पड़ेगा, तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। जैसे जो ये प्लस Q परीक्षण आवेश है, जो प्लस Q0 परीक्षण आवेश है, इसे हम बिंदु B से A तक लाएं। जब बिंदु B से A तक लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो मान के चल रहे बिंदु B से A तक लाने में जो किया गया कार्य है वो आपका W है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W/Q0। इसी को बोलते हैं इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो ये आपका हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल W/Q0। तो वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। तो VA माइनस VB इज इक्वल हो जाएगा W/Q0। इसका भी मात्रक क्या होगा, वही हो जाएगा जूल पर कूलाम या वोल्ट हो जाएगा, वही इसकी विमा होगी जो वैद्युत विभव की है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैद्युत विभवांतर। अब बात करते हैं कि जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो तो अगर हम किसी आवेश को लाएंगे तो क्या हमें कार्य करना पड़ेगा, हाँ कार्य करना पड़ेगा। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसी सूत्र से आप देख लें, जो VA माइनस VB है इज इक्वल होता है W/Q0। अब हम ये कहें कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है VA माइनस VB और हम परीक्षण आवेश को लाए Q0 को B से A तक, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूले से आप इसका क्रॉस मल्टीपल कर दें तो W इज इक्वल हो जाएगा Q0 इंटू VA माइनस VB। VA माइनस VB क्या होगा, उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो यदि विभवांतर डेल्टा V हो तो वो VA माइनस VB इज इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा V। तो W इज इक्वल क्या हो जाएगा, Q0 इंटू डेल्टा V। तो वास्तव में अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा V हो और अगर Q0 परीक्षण आवेश को या Q आवेश को इन दो बिंदुओं के बीच में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएं तो हमें कुल जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य होगा W इज इक्वल Q0 इंटू डेल्टा V। और कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। तो कितने जूल कार्य करना पड़ेगा। अब हम ये कहें कि जो ये आवेश है यदि चलने के लिए स्वतंत्र हो, जब ये चलने के लिए स्वतंत्र होगा तो होगा क्या, तो जो ये कार्य किया जाएगा वो उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा।
जब गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा के लिए क्या होता है, K इज इक्वल क्या हो जाएगा, W, और W की वैल्यू कितनी है, Q0 इंटू डेल्टा V। अब यदि जो कण है, जो आवेश है, अगर इसका द्रव्यमान स्मॉल m हो, जब ये चलने के लिए स्वतंत्र है तो वेग प्राप्त कर लेगा। तो मान के चल रहे उसने v वेग प्राप्त कर लिया, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर के। तो k इज इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और वो किसके इक्वल है, इज इक्वल है Q0 इंटू डेल्टा v के इक्वल है। इससे अगर हम v की वैल्यू निकालें, ये v आपका वेग है, तो v इज इक्वल हो जाएगा √2 Q0 इंटू डेल्टा v अपॉन m, ये होगा वेग। ठीक है, ये हो गया आपका वेग। अब इसके बाद में बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है उसकी बात कर लें। देखो अभी मैंने बताया कि जो कार्य है, कार्य या ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। इसका एक बहुत छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, कार्य का एक छोटा मात्रक है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य किसे कहते हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो होता क्या है कि अभी जैसे मैंने बताया था कि अगर ये एक बिंदु A है और ये एक बिंदु B है, इन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो है आपका VA माइनस VB। जब VA माइनस VB विभवांतर हो गया, अगर हम Q0 आवेश को या Q आवेश या Q0 आवेश को बिंदु B से A तक लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो जो किया गया कार्य होगा वो W इज इक्वल क्या हो जाएगा, Q0 इंटू VA माइनस VB। यही बताया, इतने जूल कार्य करना पड़ेगा। तो अब अगर हम इस परीक्षण आवेश Q0 की जगह हम इलेक्ट्रॉन को ले आए तो Q0 की जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो स्मॉल e के बराबर होता है, और स्मॉल e की वैल्यू होती है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना निगेटिव चार्ज होता है इस पर इलेक्ट्रॉन पर, और इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर। तो अब बात करें तो इलेक्ट्रॉन आवेश की जगह हम क्या ले लें, परीक्षण आवेश की जगह हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जिन दो बिंदुओं के बीच लाएंगे, यदि इन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो जो VA माइनस VB है वो आपका 1 वोल्ट हो, तो जो W होगा वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम EB लिख देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल हो जाएगा Q0 की जगह क्या हो जाएगा, E, तो E इंटू VA माइनस VB की जगह क्या हो जाएगा 1, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इतने जूल कार्य हो गया। तो वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, पहले उसकी बात कर लें। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को, इधर पे जो आवेश है इसकी जगह हम किसे लाएंगे, इलेक्ट्रॉन को लाएंगे, जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, जबकि इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। तो बहुत सरल सी परिभाषा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य होता है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, जबकि इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। अब बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो आपको देखो आ गया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर E इंटू 1, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होते हैं। इसके और भी बड़े मात्रक हैं, जैसे हम ये कहें 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को KeV लिख देंगे। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और ये 10⁻⁻3 है तो बचेगा -16 जूल। ऐसे ही होता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा तो ये आएगा 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। इसी तरीके से होता है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट BeV। तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे जब लिखेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻10 जूल। इस तरीके से ये आपके हो गए ऊर्जा के और भी मात्रक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। ऐसे ही हो गया 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गए आपके ऊर्जा के मात्रक। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ गए ये सब बातें। अब इसके बाद में आपको आएगा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, और उसके बाद में समविभव पृष्ठ है, वैद्युत ऊर्जा है। इन सब के बारे में अगले वीडियो में बात करते हैं। तो आज जो आपको पढ़ाया वो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो और इसी प्रकार और भी आगे समझना चाहते हैं तो आप अपने YouTube में जो चैनल है मेरा फिजिक्स बाय शैलेंद्र यादव, इसे आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूं तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए और आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।